जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है राहुल परमार। ज्योग्राफी को पढ़ने की हमने शुरुआत की थी ओरिजिन ऑफ द अर्थ से। हमने सबसे पहले देखा था अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, और आज हम उस मकाम तक आ चुके हैं जब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। मतलब आज हम बात करेंगे हमारे खुद के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है, देश की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, आज इस लेक्चर के अंदर हम ये बात करेंगे। साथ ही साथ हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट में हम रेलवे ट्रांसपोर्ट देखेंगे। रेलवे ट्रांसपोर्ट के बाद वाटरवेज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटरवेज की बात करेंगे और सारे हाईवेज की बात करेंगे जहां से पर्टिकुलर वे में क्वेश्चन हमारी एनडीए की एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा रिवीजन करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन में स्पेशली हम बात करेंगे ग्रासलैंड की, जहां से कई सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन के रिवीजन के साथ साथ। ये फोटोग्राफ कोई नया नहीं है। इस फोटोग्राफ को हमने कब देखा था? जब हमने वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स की बात की थी। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर हमने इस फोटोग्राफ से पता किया था कि कौन कौन सी लेटीट्यूड पर कौन कौन सा क्लाइमेट मिलता है। लेटीट्यूड का काम ही क्या होता है? लेटीट्यूड का काम होता है हमेशा क्लाइमेट को डिटरमाइन करना। कैसे? जो सन है, सन जो होता है, सन साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आता है, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जाता है, और साल में 2 बार इक्वेटर पर होता है। तो जहां जहां सन होगा वहां वहां सनलाइट होगी, और जहां जहां सनलाइट होगी वहां वहां इंसोलेशन होगा, और जहां जहां इंसोलेशन होगा वहां वहां टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इस एरिया के अंदर 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब कुछ यहां से लेकर के तो 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो एरिया होता है वहां पर टेम्परेचर बहुत होता है, जिसे हम टोरिड जोन भी कहते हैं। तो ये जो लेटीट्यूड्स है ये हमें क्लाइमेट बताती है। इस फोटोग्राफ के अंदर भी हम लेटीट्यूड्स को यूज करेंगे किसी भी एरिया के क्लाइमेट को जानने के लिए। सबसे पहले हमने बात की थी इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में। इक्वेटोरियल क्लाइमेट 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ तक हमें देखने को मिलता है। मैप देखिए, ये जो इक्वेटर लाइन है, इस इक्वेटर लाइन से 0 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है वो एरिया कहलाता है इक्वेटोरियल एरिया। और उस इक्वेटोरियल एरिया के अंदर मिलने वाला क्लाइमेट कहलाता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि यहां पर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। पूरे साल यहां पर दिन भर धूप होती है और शाम को बारिश होती है। हर साल का यही सिनेरियो यहां पर। तो जब यहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? ज्यादा रेनफॉल होने के कारण यहाँ के जो फॉरेस्ट होंगे वो भी डेंस होंगे। तो ये कौन सा रीजन होता है? ये होता है इक्वेटोरियल रीजन। और इक्वेटोरियल रीजन पर जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सेल्वास। नोट कीजिए इसे, इंपॉर्टेंट टर्म है। जो जंगल हमें इक्वेटोरियल रीजन में मिलते हैं उन फॉरेस्ट को हम बोलते हैं सेल्वास। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल्वास। अब दूसरे की बात करते हैं। इसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट हमने देखा था इंडिया के अंदर, जहां पर साल में 4 महीने बारिश होती है और बाकी टाइम पे सूखा पड़ा रहता है। यहां पर ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखे थे। इसके बाद हमने बात की थी सुडान टाइप क्लाइमेट के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सुडान टाइप क्लाइमेट ही वो क्लाइमेट है जहां पर ग्रासलैंड मेंशन की गई है। वो ग्रासलैंड से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो सुडान टाइप क्लाइमेट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास? पहला, सुडान टाइप क्लाइमेट कहां कहां मिलता है और वहां पर कौन कौन सी ग्रासलैंड मिलती है? सुडान टाइप क्लाइमेट जो कि हमें अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं सवाना। जो सुडान टाइप क्लाइमेट हमें अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं सवाना। यहां पर और यहां पर हमें क्या याद रखना है कि इस क्लाइमेट के अंदर मिलने वाली ग्रासलैंड को, इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम बोलते हैं सवाना। ये क्वेश्चन आई थिंक आपसे मेंटी में भी पूछा गया था और आप सभी लोगों ने इसका आंसर बहुत सही किया था। बाकी के भी हमको उसी तरीके से याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड मिलती है उस ग्रासलैंड को कहा जाता है डाउन। क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाली ग्रासलैंड को? डाउन। जो ब्राजील में मिलती है उसे कहा जाता है कैंपोस। यहां पर मिलने वाली ग्रासेस को क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है कैंपोस। ये मैं वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन में आपको पढ़ा चुका हूं, ये सिर्फ ब्रीफ में रिवीजन करवा रहा हूं कि यहां पर मिलने वाली ग्रासलैंड को हम बोलते हैं कैंपोस। कहां पर? ब्राजील में। इसके बाद ओरिनोको, मतलब यहां पर ओरिनोको रिवर जिसके ऊपर वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, एंजिल फॉल,
उस ओरिनोको रिवर पर मिलने वाले बेसिन के पास जो वो मिलती है ग्रासलैंड, उसे हम बोलते हैं लानोस। कौन सी ग्रासलैंड? लानोस। कहां मिलती है लानोस और कैंपोस? दोनों साउथ अमेरिका में मिलती है लानोस और कैंपस। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें मिलती सवाना और सॉरी अफ्रीका के अंदर हमें मिलती सवाना, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें डाउन देखने को मिलती है। इसके बाद हॉट डेजर्ट्स की बात करते हैं। हॉट डेजर्ट जो होते हैं वहां पर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रेनफॉल कम होती है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा, रेनफॉल कम। तो यहां का जो इकोसिस्टम होगा, यहां का जो वेजिटेशन होगा, वो होगा थोर्नी बुशेस। मतलब छोटी छोटी घास उगी होगी, घास भी नहीं होगी तो क्या होगी, झाड़ियां उगी होगी। बड़े बड़े पेड़ भी नहीं होंगे और छोटी छोटी घास भी कम होगी। यहां पर क्या होगी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां होगी। कौन से एरिया पर? हॉट डेजर्ट्स के अंदर। इसके बाद हमने चाइना टाइप क्लाइमेट की बात की थी, जिसको हम वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन भी कहते हैं, जो कि चाइना और चाइना से टच होने वाली कंट्रीज के यहां देखा जाता है। इस क्लाइमेट के अंदर साल के 4 महीने बारिश होती मॉनसून से, बाकी टाइम बारिश होती टाइफून से। ये कौन सी लेटीट्यूड पर मिलता है? ये मिलता है हमें 30 डिग्री नॉर्थ टू 45 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर। फिर इसके बाद हमने स्टेपिस टाइप क्लाइमेट की बात की थी, और स्टेपिस टाइप क्लाइमेट जैसा सूडान टाइप क्लाइमेट था, ये एग्जैक्टली उसी तरह यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां भी ग्रासलैंड है। हमारे क्लाइमेटिक रीजन में सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछते। वो क्वेश्चन कहां से पूछते हैं? सूडान टाइप क्लाइमेट में कौन कौन सी ग्रासलैंड मिलती है और स्टेपिस टाइप क्लाइमेट में कौन कौन सी ग्रासलैंड मिलती है। तो सूडान टाइप क्लाइमेट हमने कौन कौन सी ग्रासलैंड देखी? साउथ अमेरिका के अंदर जो ओरिनोको है वहां पर लानोस, और ब्राजील के अंदर कैंपोस, और अफ्रीका के अंदर सवाना, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन। अब हम बात करते हैं टेम्परेट रीजन में कौन सी ग्रासलैंड मिलती है स्टेपिस टाइप में। तो टेम्परेट रीजन में मिलती है, ये इंपॉर्टेंट अगेन, पुस्ताज जो ग्रासलैंड है वो हमें देखने को मिलती है हंगरी में। ठीक है, हंगरी के अंदर यूरोप में जो ग्रासलैंड हमें देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं पुस्ताज। उसके बाद जो ग्रासलैंड हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने को मिलती है यूएसए के अंदर, उसे हम बोलते हैं प्रेरीज। क्या बोलते हैं उसे? प्रेरीज। प्रेरीज को ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर गेहूं का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। किसे? प्रेरीज। नेक्स्ट पेम्पास। पेम्पास हमें अर्जेंटीना और यूरुग्वे यहां पर देखने को मिलती है। कहां पर? अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे। कौन सी ग्रासलैंड? पेम्पास। उसके बाद कैंटाबरी ग्रासलैंड, न्यूजीलैंड। यहां पर जो ग्रासलैंड देखने को मिलती है इसे हम बोलते हैं कैंटाबरी ग्रासलैंड। और डाउन कहां मिलती है? डाउन जब सवाना टाइप की बात की थी तो वहां पे भी डाउन ऑस्ट्रेलिया में थी, और टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करेंगे तो यहां पे भी डाउन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। तो कौन कौन सी ग्रासलैंड याद रखना? 1 2 3 4 5 ग्रासलैंड है। पुस्ताज हंगरी, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पेम्पास अर्जेंटीना, कैंटाबरी न्यूजीलैंड, और डाउन ऑस्ट्रेलिया। ये ग्रासलैंड हमें कहां कहां मिलती है? ये स्टेपिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट की बात की थी। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मतलब वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, जो कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड पर मिले हमें। इस टेम्परेट रीजन में जो क्लाइमेट देखने को मिलता है, दिस वन इज मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट एंड दिस वन इज चाइना टाइप क्लाइमेट। ठीक है, ये वाला जो क्लाइमेट है ये कौन सा है? चाइना टाइप क्लाइमेट। और यहां पर बीच में मिलती स्टेपिस, जिसकी बात हमने की अभी। ठीक है, तो यहां पर जो क्लाइमेट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न मार्जिन पर है और वार्म है। ठीक है, तो ये होता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहां पर रेनफॉल होती है विंटर के सीजन में। जो वेस्टर्ली विंड्स है वो यहां पर रेनफॉल कराती है ड्यूरिंग विंटर। विंटर में यहां पर रेनफॉल होती है ड्यू टू वेस्टर्ली विंड। और विंटर में जो यहां पर रेनफॉल होती है उसके कारण यहां पर सिट्रस टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं मतलब खट्टे फ्रूट्स, जैसे कि ग्रेप्स, लाइम, ऑरेंज। ठीक है, ये जो फ्रूट्स होते हैं इसमें से ग्रेप्स का प्रोडक्शन जो होता है उसको यूज किया जाता है विटिकल्चर में। विटिकल्चर मतलब शराब बनाने के लिए, वाइन के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है किसको? ग्रेप्स को। About 85% of grapes produced in Europe are used for wine cultivation। ठीक है, वाइन के कल्टीवेशन के लिए यहां पर लिए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है लोरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। लोरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें 45 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर देखने को मिलता है। लोरेशियन टाइप जो क्लाइमेट होता है यहां पर सनलाइट स्लांटिंग जाती है। सनलाइट स्लांटिंग जाएगी तो क्या होगा? इंसोलेशन कम होगा। इंसोलेशन कम होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। और जैसे टेम्परेचर कम होगा यहां पर जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो फॉरेस्ट मिलेंगे हमें बोरियल फॉरेस्ट, जो कि कम तापमान में उगते हैं। तो ये कहां देखने को मिलता है हमें? कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न साइड पर। कहां पर? कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न साइड पर। और इसे हम बोलते हैं कूल टेम्परेट ईस्टर्न
मार्जिन या फिर लोरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अब यहां पर टेम्परेचर कम होगा तो हमें कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? यहां पर हमें बोरियल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद जो बीच में क्लाइमेट आता है इसे हम बोलते हैं साइबेरियन टाइप क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट? साइबेरियन टाइप क्लाइमेट या फिर टेगा क्लाइमेट। साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, टेगा क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई सी वाटर बॉडी भी नहीं है। यहां पर क्या थी? एक वाटर बॉडी थी, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के कारण इसको थोड़ा वार्मिंग इफेक्ट मिल रहा था, बट यहां पर तो कोई वाटर बॉडी भी नहीं है, तो यहां पर मिलेगा एक्सट्रीम इफेक्ट। तो एक्सट्रीम इफेक्ट के कारण यहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। तो यहां पर हमें जो फॉरेस्ट मिलेंगे उन फॉरेस्ट को हम बोलेंगे एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। यहां पर मिलेंगे हमें एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और यहां पर जो ट्राइब्स मिलेगी वो ट्राइब्स का नाम है याकुत्स। तो जो याकुत्स ट्राइब है वो बनाते इग्लू, मतलब बर्फ के घर, और उनके अंदर रहते हैं। और वहीं फिर वेस्टर्न साइड की बात करें कॉन्टिनेंट की, तो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा क्लाइमेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले तो वेस्टर्ली विंड से रेनफॉल होती है, टेम्परेट साइक्लोन से रेनफॉल होती है, और दूसरा क्या, यहां पर एक ओशन करंट्स आता है। उस ओशन करंट का नाम था नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जैसे ब्रिटेन से टच होता है ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। इसका नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट, और इसके सदर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसके सदर्न पार्ट को बोलते हैं कैनरीज करंट। तो नॉर्वेजियन और कैनरीज करंट जब यहां से गुजरते हैं तो जो नॉर्वेजियन करंट है इस एरिया को वार्मिंग इफेक्ट देता है, और वार्मिंग इफेक्ट देने के कारण यहां पर जो फॉरेस्ट मिलते हैं इन फॉरेस्ट को हम बोलते हैं डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इट इज नॉट अ कोनिफेरस ट्री और बोरियल फॉरेस्ट, ये होते हैं डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जो साल में एक बार अपने पत्ते झड़ाते हैं। ठीक है, जो सूखे का सीजन भी देखते हैं, जो थोड़े गर्म इलाके में उगते हैं। वो गर्म इलाका क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर वार्म ओशन करंट आता है। और एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में हमारे पास आता है आर्कटिक पोलार क्लाइमेट, जिसे हम टुंड्रा क्लाइमेट भी कहते हैं, या फिर परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट का मतलब होता है बेटा परमानेंटली फ्रोजन, जहां पर साल भर टेम्परेचर बहुत कम हो उसे परमाफ्रोस्ट कहा जाता है। और परमाफ्रोस्ट में बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ भी नहीं होंगे, बहुत छोटी छोटी घास भी नहीं होगी। यहां पर होती है श्रब्स, झाड़ियां। उन झाड़ियों के साथ साथ इन एरिया के अंदर का जो जो स्पीसीज हमें देखने को मिलती होती है लाइकेन, मोसेस, मतलब यहां ना तो बहुत ज्यादा जानवर देखने को मिलेंगे और ना ही बहुत ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या था? ये था हमारा वर्ल्ड का क्लाइमेटिक रीजन्स। कहां से स्टार्ट किया था हमने? सबसे पहले इक्वेटर से, ठीक है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन सा है हमारा? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, फिर सवाना टाइप, उसके बाद हमने देखा कौन सा? डेजर्ट्स, फिर कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन जिसे हमने चाइना टाइप नाम दिया, फिर उसके बाद जो दूसरा आया कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन के बाद स्टेपिस टाइप क्लाइमेट, और लास्ट में आया मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। ये सब होते हैं वार्म टेम्परेट, नॉट कूल टेम्परेट, कूल गलती से बोल दिया मैंने, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट होते हैं। तो ये इस एरिया के अंदर मिलते हैं। कौन सी लेटीट्यूड? 30 डिग्री टू 45 डिग्री लेटीट्यूड। फिर 45 डिग्री टू 65 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में जो मिलते हैं दैट आर दी कूल टेम्परेट। और कूल टेम्परेट में ईस्टर्न साइड में मिलता है कूल टेम्परेट ईस्टर्न टाइप क्लाइमेट, जिसे हम लोरेशियन टाइप भी कहते हैं। बीच में हमें मिलता है साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, और वेस्टर्न साइड में मिलता है हमें ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। इसे कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमने देखा आर्कटिक क्लाइमेट। तो ये थे हमारे क्लाइमेटिक रीजन्स। इन क्लाइमेटिक रीजन्स में आपको क्या याद रखना? इन क्लाइमेटिक रीजन्स में आपको सबसे ज्यादा याद रखना ये दो ग्रासलैंड्स। ठीक है, ग्रासलैंड्स, वो ग्रासलैंड कौन से एरिया में मिलती है, बस ये चीजें हमारे लिए लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के साथ, जिसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन। डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर मिलने वाली पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिकल स्टडी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं। जहां भी डेमोग्राफी वर्ड आए एग्जाम के अंदर, उस वर्ड का सीधा सीधा मीनिंग पॉपुलेशन से ही होगा। तो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिकल स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर आ जाता है उस एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कितनी वहां की पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है, वहां पर सेम एज की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, जैसे 10 ईयर से 50 ईयर के बीच में कितने हैं, 50 ईयर से लेके तो 70 ईयर के बीच में कितनी पॉपुलेशन है, वो सब डेमोग्राफी के अंदर आता। उसी एरिया का सेक्स रेशियो क्या होता है, मतलब कितनी वहां पर मेल है कितने फीमेल है, ये भी डेमोग्राफी के अंदर आएगा। उस एरिया की लिटरेसी तक डेमोग्राफी के अंदर आएगी। और फिर इस डेमोग्राफी को हम पता कैसे करेंगे? डेमोग्राफी को पता करने के लिए हम कंडक्ट करते हैं सेंसस।
सेंसस क्या होते हैं? सेंसस 10 साल का एक टाइम पीरियड होता है। उस 10 साल के टाइम पीरियड के ऊपर निकाले गए डेटा को हम सेंसस कहते हैं, जो पॉपुलेशन पर बेस्ड होता है। मतलब लास्ट 10 ईयर, लास्ट जो सेंसस था वो कब आया था? लास्ट सेंसस आया था हमारा 2011 में, और अगला सेंसस आने का था 2021 में, बट वो कोविड के कारण नहीं आ पाया। तो सेंसस में क्या होते? एक एरिया की पूरी पॉपुलेशन, अगली बार जब सेंसस आया तो उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, उस एरिया की लिटरेसी रेट पुराने सेंसस में क्या थी, अगले सेंसस में कितनी बढ़ गई, उस एरिया का सेक्स रेशियो पुराने सेंसस में क्या था, अगले सेंसस में कितना बढ़ गया। तो ये हेल्प करता है किसके लिए? डेमोग्राफी के लिए। तो डेमोग्राफी के सपोर्ट के लिए क्या होता है? सेंसस होता है। तो बात करते हैं, डेमोग्राफी रिफर्स टू स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेटिंग टू पॉपुलेशन इन एनी रीजन। एक रीजन की पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल डेटा कहलाता है वहां की डेमोग्राफी। दिस कवर वेरियस फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? लास्ट ईयर कितनी पॉपुलेशन थी और इस बार पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। सिंपल, कि लास्ट कितनी थी और अब कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वो होती है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, जैसा कि मैंने बताया अलग अलग एज के कितने ग्रुप से उसके परसेंटेज, जैसे 10 साल से 25 साल की जो पॉपुलेशन, 10 साल से 25 साल की जो उम्र है उसकी पॉपुलेशन यहां पर है 30%। फिर 25 साल से लेके तो 50 साल की पॉपुलेशन है यहां पर कितनी? 45%। तो एक परसेंट निकालना कि एक सेम एज ग्रुप का कितना परसेंट है। दूसरा, यहां की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, कि कितने लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं, वो भी इसी के अंदर आता है। फिर हम यहाँ के सेक्स रेशियो की बात करते हैं, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, कितनी फीमेल से कितने मेल से, वो इसी के अंदर आता है। अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन उस एरिया की, कि अगर वो कंट्री है, उस कंट्री के अंदर बहुत सारे गांव हैं, वो बहुत सारे शहर है, तो गांव में कितनी जनसंख्या रहती है, शहर में कितनी जनसंख्या रहती है, ये सब कौन बताता है? ये सब बताती है डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी को हेल्प कौन करता है? सेंसस। क्या हेल्प करता है? पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली, और ये पीरियोडिक टाइम क्या होता है? इट इज ऑफ 10 ईयर। 10 साल की सारी पॉपुलेशन को निकाला जाता है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ इन सारे फैक्टर्स को, और वो किस बेसिस पर निकाला जाता है? वो निकाला जाता है पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पर। इंडिया में सबसे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है इस पॉइंट से, कि इंडिया में सबसे पहली बार पॉपुलेशन सेंसस कब लिया गया था? तो जब हम आजाद नहीं थे, जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, उस टाइम पे सबसे पहली बार पॉपुलेशन सेंसस लिया गया था 1872 में। 1872 में पॉपुलेशन सेंसस लिया गया था लॉर्ड मायो के टाइम पे। लॉर्ड मायो वाज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो उनके टाइम पर लॉर्ड मायो के टाइम पर सबसे पहली बार पॉपुलेशन सेंसस इंडिया के अंदर लिया गया था। और फिर रेगुलर पॉपुलेशन सेंसस कब से लेने लग गए? रेगुलर मतलब हर 10-10 साल के अंदर पॉपुलेशन सेंसस कब से लेने लगे? सो इट वाज फ्रॉम 1881। 1881 से रेगुलर पॉपुलेशन सेंसस हमारे देश के अंदर कंडक्ट होते आ रहे हैं, जो कि आज तक चल रहे। ठीक है, 1881 से फिर 1891, ठीक है, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, फिर 1931। इस तरीके से पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल में आता है, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर आता है कि उस साल में सेम एज की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, उस एरिया का सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ये सब किसके अंदर काउंट की जाती है? ये काउंट की जाती है डेमोग्राफी के अंदर। और डेमोग्राफी किसके थ्रू ये काउंट करता है? विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, समझ में आया? यहां पर क्या क्या लर्न करना हमें? पहला, डेमोग्राफी क्या होता है, सेंसस क्या होता है, और डेमोग्राफी के अंदर कौन कौन सी चीजें हम इंक्लूड करते हैं, सबसे पहली बार सेंसस कब लिया गया था, और फिर रेगुलर सेंसस कब कंडक्ट करते गए। तो ये सब आता है हमारा डेमोग्राफी के अंदर। अब हम हमारे देश की पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ सेंसस की बात करते हैं। सबसे पहला सेंसस, सबसे पहला मतलब अब की जो पॉपुलेशन है, इससे पहले का जो सेंसस है इंडिया में, वो लिया गया था 2011 में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी इट वाज 1.21 बिलियन। 1.21 बिलियन, ये कब थी? आज से 10 साल पहले। अब तो इस पॉपुलेशन में काफी ज्यादा इजाफा हो गया होगा, बट शुक्र की बात यह है, अच्छी बात यह है कि अभी तक अगला वाला पॉपुलेशन सेंसस नहीं आया। और अगर पॉपुलेशन सेंसस नहीं आया, मतलब हमारे पास और ज्यादा फैक्ट्स नहीं आए हैं एग्जाम में पढ़ने के
लिए, ठीक है। इट कंप्राइजेस 17.5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हो, वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर है, और हमारे देश का एरिया क्या है, 2.4%। आप डिफरेंस देख रहे हो, एरिया 2.4% और वर्ल्ड की पॉपुलेशन 17.5%। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये है रिसोर्स और ये है बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है। तो यहां पर कई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। क्यों कॉन्फ्लिक्ट? फॉर दी रिसोर्सेस। हमारे पास एक पर्टिकुलर लैंड है, उस लैंड पर ही हमें इस पॉपुलेशन को रखना है, तो लैंड रिसोर्सेस कम और पॉपुलेशन रेगुलरली इंक्रीज होती जा रही, तो ये आगे जाकर एक हेवॉक भी बन सकता है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड की दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। और एरिया वाइज बात करें तो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी कंट्री कौन है एरिया वाइज? रसिया, ठीक है, फिर कनाडा, बट इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट और पॉपुलेशन में सेकंड, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया कौन से नंबर पर आता है? सेकंड नंबर पर आता है, और एरिया वाइज इंडिया आता है सेवेंथ नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट, यहां हम बात करेंगे रीजनल पॉपुलेशन के बारे में। एक इंडिया की पॉपुलेशन देख ली कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश की पॉपुलेशन क्या थी? 1.21 बिलियन। अब उसी सेंसस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन से स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप लोग कमेंट करके बताना आप कौन से स्टेट से। देखते हैं आपके स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है हमारे देश के अंदर। सबसे ज्यादा, जो कि मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग भी सबसे ज्यादा जो देख रहे हो उत्तर प्रदेश से हो, और देश की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा कहां से है? उत्तर प्रदेश से। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का 18% भाग उत्तर प्रदेश के अंदर है। अच्छा, समझोगे, सोचोगे क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर है? वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा के मैदान है, जो गंगा है उसके प्लेन्स है, जो कि वर्ल्ड के फर्टाइल प्लेन्स माने जाते हैं। तो इन फर्टाइल प्लेन्स के ऊपर पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। यहां से क्वेश्चन हमारी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था वो हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? उत्तर प्रदेश 18%, महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, बंगाल, वेस्ट बंगाल 8%, और इसी तरीके से पॉपुलेशन धीरे 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 डिक्रीज होती जाती है, और यूनियन टेरिटरी तक आते आते पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है। हमें स्टार्टिंग के 4 याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब देखते हैं इनकी पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा है, फिर बहुत कम पॉपुलेशन किस किस की है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहां पर जो इस साइड पर मेंशन है, ये है मोस्ट पॉपुलस स्टेट, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। और इस साइड पर जो स्टेट्स मेंशन है वो स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन काफी कम है। तो पहले उन स्टेट की बात करते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र। आपको ये डेटा लर्न नहीं करना है बेटा, ये डेटा आपको लर्न नहीं करना है, यहां से क्वेश्चन हमारी एग्जाम में नहीं आते। हमें सिर्फ टॉप 5 देखना है और सबसे कम 5 जिनमें है उनको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। अगेन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। ये वो 5 राज्य हैं जिनकी पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत ज्यादा है। अब उनकी बात करते हैं जिनकी पॉपुलेशन कंट्री के अंदर बिल्कुल कम है। सिक्किम बिल्कुल छोटा प्रदेश भी है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड नागालैंड, इनकी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर सबसे कम है। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की है। एक तो टेरेन एरिया के अंदर है, हिमालय में बसा हुआ है, और छोटा राज्य है, उसकी पॉपुलेशन इसलिए भी कम है। दूसरा मिजोरम, एग्जैक्टली सेम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, टेरेन इलाके में, इसलिए वहां की पॉपुलेशन कम है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो कि चाइना और म्यांमार से लगा हुआ है, पूरा ऐसा इलाका है जिसके अंदर नामचा वारवा हिल्स है, ठीक है। मतलब पूरा टेरेन एरिया है जहां पर खेती नहीं की जा सकती है, जंगली जंगल है, तो इसकी पॉपुलेशन भी बिल्कुल कम है। गोवा छोटा इसलिए उसकी पॉपुलेशन कम है। और नागालैंड से माइग्रेशन हुआ है, नागालैंड के जो लोग हैं वो माइग्रेट करके एक एरिया से दूसरे एरिया पर जा चुके हैं, ठीक है। तो वहां की पॉपुलेशन भी कम है, और इसीलिए नागालैंड की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव में आई हुई है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कौन कौन से इंडिया के? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। और सबसे कम पॉपुलेटेड सिक्किम, सबसे कम कौन सा है? सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा एंड देन
नागालैंड। ठीक है, तो ये लीस्ट और ये मोस्ट। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एक यूनिट एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, उसे वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। जैसे एक एरिया है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड 1 किलोमीटर की, इस एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं वो उस एरिया की डेंसिटी कही जाती है। तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ आवर कंट्री इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कितने? 382। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरी कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी, और एक और बात बेटा, इट इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। आज के हिसाब से मत समझ लेना, आज के हिसाब से देखोगे, आप सर्च करना, इंडिया की जो पॉपुलेशन है 460 प्लस ही होगी। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती गई है। तो पहले कितनी थी? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन इट वाज 382 किलोमीटर पर्सन पर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर। हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया की कौन से स्टेट की? अगेन यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट की पॉपुलेशन हाईएस्ट है। आपको यहां पर ये पॉइंट भी याद होने चाहिए। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया के अंदर है बिहार की। हाईएस्ट पॉपुलेशन और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में डिफरेंस पता है ना? हाईएस्ट पॉपुलेशन मतलब इंटायर स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब स्टेट के एक छोटे से एरिया के अंदर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर। तो बिहार, अगेन जो बिहार से है, मुस्कुराइए, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी? 1106। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में आता है हमारा बिहार। फिर आता वेस्ट बंगाल 1028, केरला 859, उत्तर प्रदेश 822, हरियाणा 573 इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जो कि मोस्ट पॉपुलस था, अब पॉपुलेशन डेंसिटी में 4th नंबर पर क्यों आ गया? इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिएगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर समझ में आ ही गया होगा, फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं देखूं कि आपको कितना समझ में आया। क्या है कि उत्तर प्रदेश जो है मोस्ट पॉपुलस था और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 4th नंबर पर आता है। क्यों? ठीक है, आपको कमेंट करके बताना। अब लीस्ट पॉपुलस स्टेट देखें तो लीस्ट इज अरुणाचल प्रदेश। देख रहे हो, अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर मात्र 17 लोग रहते हैं और यहां पर टोटल 1106 लोग रहते हैं। इसलिए यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा किसकी? बिहार की। और अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। फिर मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119 एंड मणिपुर 122। तो ये थी देश की पॉपुलेशन डेंसिटी। पहले क्या याद रखना हमको कि कौन से स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये निकाला था हमने। कौन से ऐसे स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश लिए थे हमने। अब यहां पर उन स्टेट को देखना है जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में हाईएस्ट पर है बिहार, सेकंड वेस्ट बंगाल, थर्ड केरला, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी, द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। ठीक है, और उसके बाद जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड एंड मणिपुर। ये मैप देखिए आप, ये मैप हमें रीजनल पॉपुलेशन बताने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस टाइप के मैप यूज किए जाते हैं जीआईएस से, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। जो सैटेलाइट मैप्स बनाए जाते हैं, फिर बताया जाता है किस एरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। कौन सा ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है? तो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। केरला की पॉपुलेशन डेंसिटी इन दोनों के ज्यादा भी नहीं है पर कम भी नहीं है। मतलब ये एरिया जो कि रेड कलर से प्लॉटेड है, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। वहीं ऐसे एरिया जो प्रॉपर ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि इंडिया में लोग कौन से एरिया के अंदर रहना पसंद करते हैं। तो अगेन कौन से एरिया के अंदर रहना पसंद करते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार, इस एरिया के अंदर लोग रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर फर्टाइल प्लेन है वर्ल्ड के, जिनके ऊपर अच्छी खेती की जा सकती है, अच्छी अर्निंग की जा सकती है, और उसी अच्छी अर्निंग करने के लिए लोग इन एरिया के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है जो आपका प्रीवियस डेटा है और आपका ये अपकमिंग डेटा है,
इसमें आपकी पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वही उस एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ मानी जाती है। वो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है 1%। ठीक है, 1% हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है। मतलब लास्ट टाइम जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन में 1% इजाफा हुआ है। वो जो पॉपुलेशन थी उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 1%। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया इज 1%। अगेन अ फैक्ट एंड एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अब पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है उसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन किया जाता है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट मतलब नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। मतलब एक साल के अंदर 1000 पर कितने बच्चों का बर्थ हुआ वो हो जाता है बर्थ रेट। वहां की बर्थ रेट कितनी है? अगर वहां की बर्थ रेट बहुत ज्यादा हुई, किसी एरिया की बर्थ रेट बहुत ज्यादा हुई, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर वहां की बर्थ रेट कम है, किसी मेडिकल इश्यूज के कारण वहां की बर्थ रेट कम है बट वहां की डेथ रेट ज्यादा है, तो यहां का जो पॉपुलेशन होगा वो ग्रो कम करेगी। और माइग्रेशन, माइग्रेशन के दो फैक्टर होते हैं बेटा, एक होता पुशिंग फैक्टर, एक होता पुलिंग फैक्टर। पुलिंग फैक्टर होता है कि आपको किसी एरिया की चकाचौंध अपनी तरफ खींचे और आपको अपने एरिया से माइग्रेट करके यहां बुला ले, दैट इज पुलिंग फैक्टर। और दूसरा फैक्टर पुशिंग फैक्टर, कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको पुश करे कहीं और जाने के लिए। सपोज करो आप एक छोटे से गांव में रहते हो, ठीक है, उस गांव में आप रहते हो और वो गांव बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, वहां पर पढ़ाई नहीं करने देते, लड़कियों को स्पेशली पढ़ने नहीं देते, बचपन से ही काम में लगाते हैं। तो आपके लिए वो क्या होगा? पुशिंग फैक्टर। वो आपको पुश कर रहा है कि आप उस एरिया को छोड़कर किसी और जगह माइग्रेट कर जाओ, दैट इज दी पुशिंग फैक्टर। अब पुलिंग फैक्टर क्या है? अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि शहर में तो बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल है, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, तो आप क्या करोगे? अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ चले जाओगे। तो वो क्या कर रहा है? आपको पुल कर रहा, और आपका गांव आपको कर रहा पुश। तो दिस इज द फैक्टर बिहाइंड द माइग्रेशन। तो किसी एरिया से अगर माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पर डेथ रेट बहुत ज्यादा है और बर्थ रेट कम है, तो वहां की पॉपुलेशन ग्रो कम करेगी। वही एक ऐसा एरिया है जहां पर डेथ रेट कम है, माइग्रेशन भी दूसरे एरिया में ज्यादा नहीं हुआ और बर्थ रेट ज्यादा है, और दूसरे एरिया से माइग्रेशन भी उस एरिया में ज्यादा हुआ, तो वहां पे क्या होगी? वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ हाइक पर आ जाएगी, तेजी से पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो इसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट थे, हमें पॉइंट ये याद रखना है कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है। ठीक है, तो इट इज 1%। पुराना हमने क्या क्या देखा? कौन सा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कौन सा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, कौन सा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है और कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, तो ये हमने पॉपुलेशन के अंदर देखा। आगे देखते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। मतलब 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल है, दैट इज द सेक्स रेशियो। और हमारी कंट्री का सेक्स रेशियो कितना है? हमारी कंट्री का सेक्स रेशियो है बेटा 943 फीमेल्स पर 1000 मेल। समझ रहे हो कि टोटल 1000 लड़कों के ऊपर 943 फीमेल्स हमारी कंट्री के अंदर है। अब इस सेक्स रेशियो की बात करें रूरल एरिया के अंदर, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 946 फीमेल पर 1000 मेल। वहीं अर्बन एरिया की बात करें, शहरी एरिया की बात करें, तो वो कितना है? 900 ऑन 1000 मेल। मतलब जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया का सेक्स रेशियो ज्यादा है कंपेयर टू दी अर्बन एरिया। ठीक है, अर्बन एरिया में सेक्स रेशियो में कितना डिफरेंस है? 100 का। और वहीं रूरल एरिया में सेक्स रेशियो में कितना डिफरेंस है? 1000 माइनस 946 कितना आएगा? 54। तो यहां पर अर्बन एरिया का जो सेक्स रेशियो है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है यहां पर अर्बन एरिया के सेक्स रेशियो में। वहीं रूरल एरिया का जो सेक्स रेशियो है वो सेक्स रेशियो थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन्ड है। मतलब वहां पर विमेंस की कंडीशन अच्छी है, वहां पर विमेंस के बर्थ ज्यादा होते हैं। कौन से? रूरल एरिया के अंदर। तो रूरल एरिया का सेक्स रेशियो ज्यादा है, अर्बन एरिया का सेक्स रेशियो कंपैरेटिवली कम है। अब इंडिया के उस स्टेट की बात करते हैं जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। सो इट इज केरला। वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, केरला वो स्टेट है जिसका सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा है। मतलब नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल कितनी है?
1084 वीमेन पर 1000 मेन, मतलब सबके पास अगर एक एक भी हो तो 84 बच जाए, ऐसा सेक्स रेशियो कहां का है? इट इज ऑफ केरला। ठीक है, तो केरला का सेक्स रेशियो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है। यहां क्या क्या याद रखना? यहां हमें दो बातें याद रखना, पहला इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, और दूसरा इंडिया में वो स्टेट जिसका सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा वाले स्टेट का सेक्स रेशियो कितना है, तो वो है केरला, और केरला का सेक्स रेशियो है 1084। अब पुडुचेरी की बात करते हैं, एक यूनियन टेरिटरी है, तो पुडुचेरी का सेक्स रेशियो कितना है? इट इज अगेन 1037, सफिशियंट है 1000 विमेन्स के ऊपर, 1000 मेन के ऊपर 1037 फीमेल यहां पर है। लोएस्ट सेक्स रेशियो हमारे देश में कहां का है? तो लोएस्ट सेक्स रेशियो हमारे देश के अंदर है हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का लोएस्ट सेक्स रेशियो हमारे देश के अंदर, एंड इट इज 879 फीमेल। समझ रहे हो? 879 फीमेल पर 1000 मेल, मतलब यहां का सेक्स रेशियो काफी ज्यादा खराब है। यहां में विमेन्स की कंडीशन काफी ज्यादा डिटेरियोरेट होती है। तो किस एरिया के अंदर? हरियाणा के अंदर। वहीं सेक्स रेशियो किसका ज्यादा है? केरला एंड पुडुचेरी। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना? ऐसा स्टेट जिसका सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा है दैट इज केरला, ऐसा स्टेट जिसका सेक्स रेशियो बहुत कम है दैट इज हरियाणा। और हमारी कंट्री का सेक्स रेशियो 943 फीमेल पर 1000 मेल। इसके बाद हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता, कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है। ये लिटरेसी रेट भी हम डेमोग्राफी के थ्रू ही निकालते हैं। डेमोग्राफी के साथ साथ ही लिटरेसी रेट को निकाला जाता है। तो पहले तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th ऑफ सितंबर एवरी ईयर। याद रखना, 8th ऑफ सितंबर को हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी रेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो लिटरेसी रेट है इट इज 77.7%। 77.7% हमारे देश की लिटरेसी रेट है। उसमें अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया की जो लिटरेसी रेट है वो ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। शहर में जो लोग होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तो उनकी लिटरेसी रेट कितनी होगी? 87.7%। वही वो लोग जो कि रूरल एरिया में होंगे उनकी लिटरेसी होगी 73.5%। क्या पॉइंट याद रखना हमें? लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी है? 77.7%। लिटरेसी रेट ऑफ रूरल एरिया 73.5% एंड लिटरेसी रेट ऑफ अर्बन एरिया इज 87.7%। इंडिया के अंदर जो इंटायर पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में मेल लिटरेसी रेट कितनी है? मेल लिटरेसी रेट है 84.7%। क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो हालांकि ये फैक्ट्स है और ये फैक्ट्स चेंज होते रहते हैं, बट एक बार इन फैक्ट्स को लर्न करने की आदत डाल लोगे ना तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। हमने जो सपना चुना है उस सपने के सामने अगेन ये चीजें बहुत छोटी छोटी है जो एग्जाम हमने चूज की है। ठीक है, आप लोग चाहते तो आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग करना चाहते तो वो भी कर सकते थे, मतलब नीट की प्रिपरेशन कर सकते थे, जेई की प्रिपरेशन कर सकते, नीट की प्रिपरेशन कर सकते थे मेडिकल के लिए। बट आप लोगों ने क्या चुना? आप लोगों ने चुना एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वो जो आपका करियर, आपकी लाइफ सब कुछ चेंज कर देगा। जो ऑफिसर वाली जॉब आपको मिलेगी ना, आप सब कुछ उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उन चीजों को अचीव करने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन हम हमारे टॉपिक की तरफ आते। अर्बन एरिया के अंदर लिटरेसी रेट 87.7%, रूरल एरिया के अंदर लिटरेसी रेट 73.5%, वहीं मेल लिटरेसी रेट एक कंट्री की 84.7% एंड फीमेल लिटरेसी रेट 70.3%। मतलब अभी भी हमारे देश, हमारे भारतवर्ष के अंदर विमेन्स की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उनको गांव में काम कराया जाता है, गांव से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है उतना बाहर जितना कि उसी गांव का दूसरा लड़का पढ़ रहा हो। एक बार भरोसा करके तो देखो, शायद वो उस लड़के से ज्यादा नाम रोशन करके दिखाए आपका। ठीक है, तो मेल लिटरेसी रेट हमारे देश के अंदर आज भी ज्यादा है, जो कि एक बड़ा दुख की बात है। और फीमेल लिटरेसी रेट बड़ा दुख की बात यह है, मतलब इसका यह मतलब नहीं है कि लड़कों को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए, बट साथ साथ इनको भी इनका हक मिलना चाहिए। फीमेल लिटरेसी रेट भी हमारे देश की बढ़ना चाहिए। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से राज्य की है? इट इज ऑफ केरला, देन दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड आसाम। उत्तर प्रदेश, बिहार को मैं खुद ढूंढ रहा हूं कि कहां पर है। ठीक है, तो ये जो स्टेट है जिनकी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा है, साक्षरता। अब वो स्टेट जिनकी लिटरेसी रेट सबसे कम है, ठीक है, जो बहुत कम है, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लिटरेसी रेट बहुत कम है। उसके बाद राजस्थान, फिर बिहार, फिर तेलंगाना एंड
उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जिनकी लिटरेसी रेट काफी कम है। ठीक है, यहाँ की साक्षरता की जो दर है वो काफी कम है और इन राज्यों की साक्षरता की दर काफी ज्यादा है। जिसमें केरला, जिसे गोड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, गोड्स ओन कंट्री मतलब उस एरिया की फीमेल लिटरेसी रेट भी ज्यादा, मेल लिटरेसी रेट भी ज्यादा और वहां का सेक्स रेशियो भी ज्यादा। समझ रहे हो, एजुकेशन कितनी अच्छी है वहां पर, वहां का सेक्स रेशियो कितना अच्छा है, तो इट इज केरला, जो कि दोनों में टॉप पर है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज वेल एज हाईएस्ट सेक्स रेशियो। यहां पर हमारा जो टॉपिक है पॉपुलेशन वो कंप्लीट हो जाता है। पॉपुलेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा, पहले तो देखा डेमोग्राफी क्या होती है, सेंसस क्या होता है, सबसे पहला सेंसस कब लिया गया और रेगुलर सेंसस कब लेते गए। उसके बाद हमने इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखे, फिर हमने उन स्टेट की बात की जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और फिर उन स्टेट्स को देखा जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है, मतलब बहुत कम है। फिर डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट देखे, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट देखे, इंडिया का सेक्स रेशियो देखा, किन स्टेट में बहुत ज्यादा है और किन स्टेट में सेक्स रेशियो कम है। इंडिया की ग्रोथ देखी कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, और फिर हमने बात की लिटरेसी के बारे में। अब यहां पर पॉपुलेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जिसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक छोटा सा स्टॉप, उसके बाद लेंगे हम फुल स्टॉप इस इंडियन ज्योग्राफी से, हमारे इंडियन ज्योग्राफी के इस सिलेबस से। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जिसे हम बोलते हैं यातायात। यातायात क्या होता है, एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाना, वही यातायात होता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट के कुछ मोड भी होते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, आप पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, और दूसरा आप कौन सा मोड यूज कर रहे हो, आप रोडवेज से जा रहे हो या फिर हाईवे से जा रहे हो, आप रेलवे से जा रहे हो, आप एयरप्लेन से जा रहे हो या फिर आप जहाज से जा रहे हो। अलग अलग मोड होते हैं ट्रांसपोर्ट के। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम अलग अलग मोड की बात करेंगे। हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। ठीक है, मतलब हाईवे की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे और वाटरवेज की बात करेंगे जो हमारे देश में रिसेंटली बनाए गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहला, ट्रांसपोर्ट इज अ सिस्टम इन इंडिया इंक्लूड रेलवे, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया। इंडिया का रोड के मामले में वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रोड्स का जो नेटवर्क है वो बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। यूएसए के अंदर टोटल 50 प्रोविंस है, उन 50 प्रोविंस में अलग अलग एरिया से रोड निकले हुए हैं, इसलिए उसमें वर्ल्ड में लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में उसका नाम शुमार है। वहीं इंडिया भी वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क कंट्रीज में आता है। और रेलवे की बात करें तो जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है एशिया का। एशिया जो कि हमारा कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम किसका है, इंडिया का आता है। अब हम यहां पर बात करते हैं रोडवेज की। रोडवेज को हम अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग पर्पस से, मेंटेनेंस के पर्पस से। तो अलग अलग रोड की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन कौन से हमारे पास, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और रूरल रोड। यहां पर हम इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नेशनल हाईवेज के बारे में और स्टेट हाईवेज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल हाईवे क्या होता है, द मेन रोड विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि वो रोड जिनको नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करे, रेगुलेट करे, वो होते हैं हमारे नेशनल हाईवे। ये रोड इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं एंड मूवमेंट ऑफ डिफेंस इन स्ट्रेटेजिक एरिया। किसी भी स्ट्रेटेजिक एरिया में मूवमेंट के लिए, डिफेंस के इक्विपमेंट के लिए, जो डिफेंस में एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाना पड़ता है, कई सारा असला बारूद लेकर किसी एरिया पर सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसलिए उस कारण से यूज किए जाते हैं हमारे नेशनल हाईवे। उसके अलावा ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपको उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाना है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाना है, इसलिए भी रोड ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है और उसके अंदर ये आते हैं हमारे नेशनल हाईवे। These roads are meant for interstate transport and movement of defense in strategic area। अलग अलग स्टेट में ट्रांसपोर्ट के लिए नेशनल हाईवे यूज किए जाते हैं और किसी एरिया में डिफेंस के इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी नेशनल हाईवेज को यूज किया जाता है। ठीक है, दिस ऑल्सो कनेक्ट द कैपिटल सिटी, किसी भी स्टेट की कैपिटल सिटी को कनेक्ट करते हैं, मेजर सिटीज, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स,
रेलवे जंक्शन को क्या कनेक्ट करते हैं, नेशनल हाईवे कनेक्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एनडीए के अंदर पूछा हुआ था कि भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, आगे हमने स्लाइड में बताया भी है। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो इंपॉर्टेंट सिटीज को कवर करता है जो बॉर्डर पर है। और फिर सागरमाला क्या है, सागरमाला वो रोड होता है जो, सागरमाला एक रोड है और भारतमाला भी रोड है, तो सागरमाला वो रोड प्रोजेक्ट है जो कि सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को कनेक्ट करता है जो कि हमारी कंट्रीज के अंदर है। और दोनों से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेशनल हाईवे 44 इज द लार्जेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलता है। जो कश्मीर नॉर्थ में है और कन्याकुमारी साउथ में है, वहां तक जो हाईवे चलता है, एंड इट इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, एंड दिस वन इज नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 इज द लार्जेस्ट हाईवे ऑफ आवर कंट्री, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज यहां पर दे रखे, जैसे नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से लेकर अमृतसर तक, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली टू कोलकाता, नेशनल हाईवे 3 आगरा बॉम्बे रोड या फिर आगरा से लेके तो मुंबई तक, नेशनल हाईवे 4 चेन्नई से थाने, नेशनल हाईवे 5 चेन्नई टू कटक, नेशनल हाईवे 6 सूरत टू कोलकाता, नेशनल हाईवे 7 वाराणसी टू कन्याकुमारी, नेशनल हाईवे 8 दिल्ली टू मुंबई, नेशनल हाईवे 9 मुंबई से मछलीपट्टनम, एंड नेशनल हाईवे 15 शमाखाली कच्छ से लेके पठानकोट पंजाब तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है जो कि मैंने यहां पर मेंशन किए। हालांकि यहां से क्वेश्चन आया नहीं है, बट क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा आपको देखना है कि नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, 3 कहां पर है, कौन कौन से स्टेट को ये कनेक्ट करता है। और ये सबसे बढ़िया हमें लर्न होते हैं जब हम मैप्स को देखते हैं। तो मैप के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग डॉट से रोड्स को बनाए जाते हैं जीआईएस के अंदर, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, जो कि जीआईएस का फुल फॉर्म तक हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि जीआईएस में जी का फुल फॉर्म क्या है। सो इट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसके थ्रू हमारे देश के अंदर कई सारे मैप्स में रोडवेज को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, और इन मैप्स को हम थेमेटिक मैप भी कहते हैं। कौन से मैप? थेमेटिक मैप, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होते हैं? नेशनल हाईवे समझ में आ गया। नेशनल हाईवे वो होते हैं जिसको नेशनल गवर्नमेंट मेंटेन करती है और कंट्रोल करती है। मगर मतलब अगर नेशनल हाईवे पर टोल बना तो उस टोल से आने वाला पैसा किसको जाएगा? नेशनल गवर्नमेंट को। अगर स्टेट हाईवे पर टोल बना तो उस टोल से आने वाला पैसा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। These are constructed and maintained by state government। बहुत सिंपल बात है कि ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट ही इन्हें मेंटेन करती है। दे जॉइन स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन। स्टेट की कैपिटल को उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और वहां पर बने बने इंपॉर्टेंट टाउन से कनेक्ट करता है हमारा स्टेट हाईवे। दिस रोड ऑल्सो कनेक्ट नेशनल हाईवे। जो स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे कभी कभी लिंक रोड का भी काम करते हैं। दो स्टेट हाईवे, एक स्टेट हाईवे दो नेशनल हाईवे को जोड़ता है। मतलब सपोज करो ये तो जा रहा नेशनल हाईवे, ये भी जा रहा नेशनल हाईवे, और इनको कनेक्ट करने का काम करता है स्टेट हाईवे। तो समटाइम इट ऑल्सो कनेक्ट टू नेशनल हाईवे। यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देश की 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ता है। कौन कौन सी? यहां पर चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। इन चारों को जो रोड, जो नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है, उसे कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो जिन्हें पता है वो तो आंसर कर सकते हैं, जबकि आंसर बहुत सिंपल है कि वो रोड जो कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को देश की कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये होते हैं हाईवेज के माइलस्टोन में अंतर। ये रोड पर आपने पत्थर देखे होंगे, जिस रोड के पत्थर येलो कलर के होते हैं उसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। वही वो रोड जिसके पत्थर हरे रंग के हो उसे स्टेट हाईवे कहते हैं। जिसके पत्थर डार्क कलर के हो उसे हम सिटी रोड कहते हैं, और जिसके ऑरेंज कलर के हो उस ऑरेंज कलर के रोड को हम रूरल रोड भी कहते हैं। तो ये बनाया जाता है रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अलग अलग जो कलर है वो अलग अलग रोड को बताते हैं।
ठीक है। अब ये यहां पर जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था भारतमाला प्रोजेक्ट, बेटा यहां से क्वेश्चन आया रोडवेज से बस, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आया। तो हमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि भारतमाला क्या है। माला का मतलब क्या होता, माला मतलब होता गार्लैंड। तो भारतमाला का यहां पर क्या रोल है, भारतमाला एक ऐसी रोडवेज की कनेक्टिविटी है जो कि इंडिया के जो फ्रंटियर स्टेट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। इंडिया के जितने भी फ्रंटियर स्टेट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है कौन, भारतमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट समझ में आया, जो कि इंडिया की जो बॉर्डर वाले स्टेट पर जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको जो कनेक्ट करता है उसे भारतमाला प्रोजेक्ट कहते हैं। और यह है सागरमाला। सागरमाला प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को कनेक्ट करता है। सिंपल है, भारतमाला इंपॉर्टेंट सिटीज जो कि क्राउन तरफ है, जो कि फ्रंटियर तरफ है, वो जाएगा कौन सा, भारतमाला। और जो लैंड तरफ है वो जाएगा सागरमाला। सागरमाला जो प्रोजेक्ट है वो नीचे से सारी सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है, और भारतमाला जो है वो फ्रंटियर को आपस में कनेक्ट करता है। और दोनों क्वेश्चन पूछे गए। अच्छी बात यह है कि दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और दोनों आपको समझ में आ चुके हैं। अब बात करते हैं वाटरवेज की। वाटरवेज बहुत सस्ता होता है। वाटरवेज क्यों सस्ता होता है, पहली बात तो ये, वाटरवेज कहां बनाए जाते, क्यों बनाए जाते, कि वाटरवेज बनाए जाते या तो समुद्र में चला लो या फिर किसी रिवर के ऊपर चला लो। अब वाटरवेज में फायदा यह है कि हमको रोड नहीं बनाने पड़ते। जैसे रोड बनाने के लिए कभी हमें कंक्रीट रोड बनाना पड़ता है, कभी डामर रोड बनाना पड़ता है, और जगह की भी आवश्यकता पड़ती है, पेड़ काटने पड़ते हैं, वहां पर पट्टियों पर रंग पोतना पड़ता है, ये होते हैं हमारे रोडवेज। बट वाटरवेज में क्या है, आपको कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है। और रिवर अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मतलब रिवर यहां से यहां की तरफ जा रही है, तो आपकी नाव ऑलरेडी उसके साथ साथ आगे जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा फ्यूल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वाटरवेज को चीपेस्ट वे भी कहा जाता है। ठीक है, वाटरवेज के बहुत ज्यादा फायदे, और एंशियंट टाइम से इंडिया इसको यूज करता आ रहा है। वाटरवेज की बात करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट ऑपरेट ऑन नेचुरल ट्रैक एंड हेंस डज नॉट रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल। ठीक है, ये नेचुरल ट्रैक के ऊपर, नदी के ऊपर होता है, तो ना तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, ना बनाने की जरूरत पड़ती है, और बनने के बाद ना ही उसे मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है उस रोड को। ये तो नदी के ऊपर है जो चलता रहेगा। इस लेक्चर के अंदर हम आगे बात करेंगे कई सारे वाटरवेज के बारे में। वाटरवेज के एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल चीपेस्ट है क्योंकि यहां पर खर्चा बहुत कम है। दूसरा, लीस्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, यहां पर एनर्जी का कंजम्पशन जितना फॉसिल फ्यूल का रोडवेज पर होता है उतना यहां पर नहीं होगा, यहां पर एनर्जी का कंजम्पशन काफी कम होगा। सुटेबल फॉर हेवी एंड बल्की गुड्स, बिल्कुल जो बल्की गुड्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा सही होता है वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट करना। नो फ्रिक्शन, बिल्कुल यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता। रोड पर तो फ्रिक्शन होता है, ब्रेक्स के थ्रू, हमारा जो रोलिंग होता है उसके थ्रू फ्रिक्शन होता है, यहां पर किसी भी तरीके का कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, एंड इको फ्रेंडली होता है। उतना पोल्यूशन नहीं करते इसके इंजन बोट के जितना कि रोडवेज पर होता है, इसलिए ये इसके एडवांटेजेस है। चीप है, कंजम्पशन भी कम होता है, इको फ्रेंडली भी होता है, फ्रिक्शन भी नहीं होता, और मेंटेन भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये किसके एडवांटेज है, दीज आर दी एडवांटेज ऑफ वाटरवेज। इसीलिए इंडिया के अंदर अब कई सारे वाटरवेज बनाए जा रहे हैं। पहले पूरे हम इंटायरली किसके ऊपर डिपेंड रहते थे, पहले हम पूरे डिपेंड रहते थे रोडवेज के ऊपर, बट अब रोडवेज के ऊपर डिपेंडेंसी कम करते हुए हम स्विच कर रहे हैं वाटरवेज की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवेज की बात करते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1 क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहां से चलता है, इट इज फ्रॉम इलाहाबाद। इट इज फ्रॉम इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश टू हल्दिया इन कोलकाता। 1620 किलोमीटर का ये रोड है। ठीक है, कितने किलोमीटर का, 1620 किलोमीटर का रोड है जो इलाहाबाद से चलता है और हल्दिया तक चलता है। हल्दिया मतलब वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, कौन सा, नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे नंबर 1। ये लर्न होना चाहिए हमें, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं वाटरवेज के ऊपर। तो मैंने मैप के थ्रू आपको बताया है कि इलाहाबाद से स्टार्ट होता है, उसके ऊपर मेजर सिटीज भी बता रही, चुनार है, पटना है, ठीक है, साहिबगंज है, पाकुर है, फरक्का है, कलकत्ता है, और हमारा हल्दिया है जहां पर ये डेस्टिनी कंप्लीट होते हैं। इट इज द नेशनल वाटरवे नंबर 1। नंबर 2, इट स्ट्रेचेस ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर सादिया टू धुबरी इन आसाम। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, यहां सादिया से लेकर के तो धुबरी तक आसाम के अंदर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसकी विड्थ बहुत ज्यादा है,
तो उसकी विड्थ ज्यादा होने के कारण उसके ऊपर वाटरवेज बहुत अच्छे डेवलप हुए। तो जो इंडिया का सेकंड वाटरवे है वो डेवलप किया गया नेशनल वाटरवे किसके ऊपर, ब्रह्मपुत्र के ऊपर, आसाम के अंदर। कहां से, सादिया से लेकर के तो धुबरी तक। सो इट इज सेकंड वाटरवे। थर्ड जो वाटरवे है वो है कोल्लम से कोट्टापुरम तक, ये केरला के अंदर है। ये यहां कोल्लम से लेकर के तो कोट्टापुरम तक वेस्ट कोस्ट केनाल, जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके ऊपर बनी हुई केनाल के ऊपर बनाया गया है ये वाटरवे, नेशनल वाटरवे नंबर 3, जो कोल्लम से कोट्टापुरम केरला के अंदर है। नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे नंबर 4। नेशनल वाटरवे नंबर 4 है काकीनाडा से लेकर के तो कृष्णा रिवर के नीचे पोंडिचेरी तक। काकीनाडा से स्टार्ट हुआ, जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारी, कोरोमंडल कोस्ट, उस कोरोमंडल कोस्ट में काकीनाडा, जो कि गोदावरी नदी, जो राजामुंद्री के बारे में मैंने बताया था आपको। राजामुंद्री वो जगह है जहां पर गोदावरी रिवर आकर दो पार्ट में टूट जाती है, एक तो वशिष्ठ गोदावरी और एक गौतमी गोदावरी। तो इस एरिया पर गोदावरी रिवर के मुहाने पर काकीनाडा है। काकीनाडा से ईस्टर्न कोस्ट तक चलता चलता आता है पुडुचेरी तक। कौन सा, नेशनल वाटरवे नंबर 4। नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे नंबर 5। नेशनल वाटरवे नंबर 5 जो है ये उड़ीसा और कोलकाता को आपस में कनेक्ट करता है। किसको, उड़ीसा से कोलकाता को। और ये कौन कौन सी रिवर के ऊपर है, ये एक तो ब्रह्माणी रिवर के ऊपर है, ठीक है। और ये ईस्ट कोस्ट कोनाल, जैसे वेस्ट कोस्ट कैनाल थी वैसे के वैसे ही है हमारे पास ईस्ट कोस्ट कैनाल। तो ये ईस्ट कोस्ट कैनाल से होते हुए ब्रह्माणी रिवर के थ्रू उड़ीसा को कनेक्ट करता है वेस्ट बंगाल के साथ। और ये किस रिवर के डेल्टा पर है, इट इज सिचुएटेड एट द डेल्टा ऑफ महानदी रिवर। देखो ये यहां पर क्या है, हमारा कोलकाता, यहां पर उड़ीसा, इसको ये कनेक्ट करता किसके थ्रू, ईस्ट कोस्ट कैनाल। और यहां से कौन सी रिवर आ जाती है, ब्रह्माणी रिवर। और इट इज सिचुएटेड एट द डेल्टा ऑफ महानदी रिवर। तो इट इज द नेशनल वाटरवे नंबर 5। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज प्रपोज्ड, ये अभी तक नहीं बना है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोज्ड है। इसको प्रपोज किया गया है जो उड़ीसा को कनेक्ट करेगा वेस्ट बंगाल के साथ। नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे नंबर 6, अगेन ये भी प्रपोज्ड है। ये कहां पर है, ये है आसाम के अंदर ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। लाखीपुर से लेके तो भांगा तक, लाखीपुर से लेकर के तो भांगा तक चलता है क्या, हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 6। और ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर अगेन क्यों डेवलप किया गया, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर की विड्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की विड्थ ज्यादा होने के कारण इसके ऊपर आसानी से जहाज चलाए जा सकते, इसलिए नेशनल वाटरवे नंबर 6 डेवलप किया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। यहां पर हमारे वाटरवेज जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। हमें सारे वाटरवेज को जानना है। सबसे पहला जो वाटरवे था नेशनल वाटरवे नंबर 1 से लेकर के तो नेशनल वाटरवे नंबर 6 तक सारे हमें लर्न करना है। और जो 5th और 6th है वो दोनों प्रपोज्ड है, तो उनको ज्यादा ध्यान देना है कि वो कौन सी रिवर के ऊपर है, ठीक है, और कौन कौन से दो एरिया को कनेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पोर्ट्स जो कि कनेक्ट करेंगे हमारे सी रूट्स को। तो टोटल इंडिया के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स है, ठीक है। इंडिया के अंदर टोटल कितने पोर्ट्स है, टोटल है 13 मेजर पोर्ट्स। और उन 13 मेजर पोर्ट्स में से 12 पोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट के, जो कि गवर्नमेंट खुद ओन करता है, और एक पोर्ट जो है वो प्राइवेट पोर्ट है। और इन्हीं सारे पोर्ट्स के बीच में 205 आर नोटिफाइड माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट। नोटिफाइड माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट क्या होता है, जैसे सपोज करें ये है गोवा और ये है मैंगलोर। तो मुझे गोवा से मैंगलोर जाना और मेरा जहाज चलने लगा, और इनकेस बीच में जो जहाज में फ्यूल कम हो जाता है या फिर कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उसको सही करने के लिए यहां पर बने होते हैं माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स। तो इंटरमीडिएट और माइनर पोर्ट्स इंडिया में कितने हैं, इंडिया के अंदर है टोटल 205, क्योंकि इंडिया का कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है। मैंने क्या बोला था, 5400 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है इंडिया का। तो उसको मेंटेन करने के लिए 13 पोर्ट बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होते। तो टोटल कितने माइनर पोर्ट बनाए गए, टोटल बनाए गए 205 माइनर पोर्ट्स। ऑल पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन 9 कोस्टल स्टेट। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, कि जितने भी पोर्ट्स है वो कोस्टल एरिया के अंदर ही होंगे। और कोस्टल एरिया इंडिया के हमारे पास कितने हैं, 9 स्टेट। अब कौन कौन से स्टेट के अंदर जो हमारे पोर्ट है वो है केरला, कर्नाटका,
महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन एरिया के अंदर पोर्ट्स बनाए गए हैं। और जो मुंबई का पोर्ट है, इट इज लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। जो मुंबई का पोर्ट है वो इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न साइड में है। अब ये हमारी कोस्टल एरिया है, अब यहां पर है मुंबई पोर्ट। तो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये वेस्टर्न साइड में है, और वेस्टर्न साइड जो है वो रॉकी बीचेस से बना हुआ है, और जो ईस्टर्न साइड है वो सैंडी बीचेस से बना हुआ है। क्योंकि ईस्टर्न साइड पर रिवर्स लाकर अपने सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, और वेस्टर्न साइड पर सेडिमेंट नहीं होते, इसलिए वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया पर अच्छे पोर्ट्स डेवलप होते हैं। तो जो मुंबई पोर्ट है वो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का। टोटल पोर्ट्स देखना है हमें, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल और वेस्टर्न कोस्ट को देखते हुए हमें देखना है इंडिया के अंदर टोटल कितने मेजर पोर्ट्स है। अब ये जो है रेड कलर से, दीस आर दी मेजर पोर्ट्स, और जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहे दैट आर दी इंटरमीडिएट पोर्ट्स, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एक एक करके। तमिलनाडु के अंदर है चेन्नई पोर्ट, यहां पर नाम नोट कर लो ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो केरला के अंदर है कोच्चि पोर्ट, दिस वन, ठीक है। ईस्टर्न घाट पे अगेन तमिलनाडु के अंदर इन्नौर पोर्ट, चेन्नई के जस्ट ऊपर है इन्नौर पोर्ट। ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर हल्दिया पोर्ट, ये एग्जाम के अंदर पूछा है, ठीक है। हल्दिया और पारादीप दोनों के बारे में पूछा है कि ये कहां पर है। तो यहां पर कौन सा है हमारा? हल्दिया पोर्ट। देखो क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि काफी ज्यादा जरूरी है। अगेन वेस्टर्न कोस्ट पर है यहां पर कांडला पोर्ट। क्वेश्चन पूछा गया है दीनदयाल पोर्ट कहां पर है, तो जो कांडला पोर्ट है उस कांडला पोर्ट का नाम चेंज करके रख दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। और कांडला पोर्ट इज सिचुएटेड इन काठियावाड़, गुजरात। यहां पर जो पोर्ट बना हुआ है दैट इज दी कांडला पोर्ट, और यही कांडला पोर्ट को हम दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। फिर इसके बाद अगला कर्नाटका के अंदर मैंगलोर, दिस वन। एंड गोवा के अंदर जो पोर्ट है उस पोर्ट का नाम है मोरमुगुआ, मोरमुगुआ पोर्ट। इसके अलावा भी कई सारे मेजर पोर्ट्स है जो कि पीपीटी के अंदर उन्होंने ऐड नहीं किए, जिसमें मुंबई पोर्ट याद रखना, हमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट याद रखना है, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इंपॉर्टेंट विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि कोस्टल एरिया को टच नहीं करता, कोस्ट के अंदर है और डीपेस्ट पोर्ट है, वो है विशाखापट्टनम। एक इंपॉर्टेंट है पारादीप पोर्ट, ठीक है। पारादीप पोर्ट के बाद हमारा टूटीकोरिन। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जो कि हमारी कंट्री के अंदर है, और यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कई सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने पीछे ऐड किए हैं, जिनको हम आगे सोल्व करेंगे। वाटरवेज को कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे हमारे देश में आजादी से पहले सबसे पहली बार अंग्रेजों द्वारा हमारे देश के अंदर ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। 1853 में सबसे पहली बार हमारे देश के अंदर रेलवे चलाई गई थी, मात्र 34 किलोमीटर के लिए, वो भी उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए चलाई थी। फर्स्ट टाइम रेलवे इंडिया के अंदर 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी, मुंबई से पुणे तक। बट बाद में गवर्नमेंट को जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसकी तरफ स्पेशल अटेंशन दिया गया। क्यों? क्योंकि रेलवे लंबी दूरी तय करने के लिए जानी जाती, एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में गुड्स और पैसेंजर को एक एरिया से दूसरे एरिया तक ले जा सकती है। दूसरा, ये इको फ्रेंडली भी होता है, ये उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करता जितनी ज्यादा एनर्जी एक ट्रक कंज्यूम करता है, ठीक है। और दूसरे रोडवेज पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट के व्हीकल कंज्यूम करते, इसलिए रेलवे ट्रांसपोर्ट हमारे देश के अंदर बनाया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट पेड स्पेशल अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ड्यू टू चीप, रैपिड एंड सेफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आसानी से सस्ता और सेफ मींस है ट्रांसपोर्ट का क्या? रेलवे। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो रेलवे है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रेलवे है। गर्व करना चाहिए हमें इस बात पर कि हमारे देश का रेलवे वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे है, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे यह बताइएगा कि इंडिया का कौन सा रेलवे स्टेशन वर्ल्ड का इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। मतलब ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि इंडिया का सारे स्टेशन में से सबसे बड़ा स्टेशन बोला जाता है, ठीक है। रेलवे जो है इसको मैनेज किया जाता है रेलवे बोर्ड द्वारा, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आया जाता है रेलवे डेवलपमेंट बोर्ड। इंडिया के अंदर टोटल 17 रेलवे जोन है।
रेलवे जोन क्या होते हैं, जैसे ईस्टर्न साइड रेल चल रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए ईस्टर्न रेलवे जोन होता है, जब वेस्टर्न साइड चल रही तो वेस्टर्न रेलवे जोन, सेंट्रल साइड चल रही मध्य प्रदेश तरफ तो सेंट्रल रेलवे जोन। इस टाइप से टोटल कंट्री के अंदर 17 रेलवे जोन बनाए गए हैं और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए कि ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां है, हाजीपुर बिहार। वैसे के वैसे कई सारे रेलवे जोन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम एक एक करके सारे रेलवे जोन की बात करते हैं। सबसे पहला सेंट्रल रेलवे जोन मुंबई, लिख लो सेंट्रल रेलवे जोन कहां पर है, मुंबई में। ईस्टर्न रेलवे जोन कोलकाता, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन हाजीपुर बिहार, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन हाजीपुर बिहार। और ये एग्जाम में पूछा गया है बेटा, ठीक है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन कहां पर है, तो इट इज इन हाजीपुर बिहार। नेक्स्ट ईस्टर्न कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। ईस्टर्न कोस्टल रेलवे जो कोस्ट पे चलती है वो कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट नॉर्दर्न रेलवे बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली, जो उत्तर का तरफ का रेलवे जोन है वो दिल्ली के अंदर आता। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी कहा जाता। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन गोरखपुर, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन गोरखपुर। नेक्स्ट नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन जो कि और नॉर्थ में, इट इज इन गुवाहाटी आसाम। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जयपुर राजस्थान। सदर्न रेलवे जोन चेन्नई। एंड साउथ सेंट्रल रेलवे जोन सेकुंदराबाद तेलंगाना। सेकुंदराबाद तेलंगाना के अंदर कौन सा है हमारा, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। नेक्स्ट साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन गार्डन रीच कोलकाता, ठीक है। साउथ ईस्ट रेलवे जोन, एग्जाम ने क्वेश्चन यहां से पूछ लिया कि साउथ ईस्ट रेलवे जोन कहां पर है, सो इट इज सिचुएटेड इन बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न हबली, वेस्टर्न रेलवे जोन मुंबई, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इज इन जबलपुर। और ये जो दो है जो व्हाइट कलर से यहां पर दिखाए गए, कोलकाता मेट्रो और साउथ कोस्ट रेलवे, ये रिसेंटली बने हुए, तो हमें ज्यादा फोकस किनके ऊपर करना, इन दोनों के ऊपर। कोलकाता मेट्रो कोलकाता के अंदर है, जाहिर सी बात है। साउथ कोस्ट रेलवे स्टेशन इज इन विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम जहां पर डीपेस्ट पोर्ट है, जो पोर्ट कोस्टल एरिया पर नहीं है, जो कोस्ट के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारी एग्जाम के अंदर पूछे, अब हम वो क्वेश्चन लगाते हैं। देखो चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बट इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स थे। बट बेटा हमें सारे फैक्ट्स लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने सपना बुना है अगर वो पूरा करना है तो हमें एक एक फैक्ट्स लर्न होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर जीएटी में हम अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट में, तो हमारा जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी वो बहुत ऊपर चली जाती है। और ये जो फैक्ट्स हैं ये एक बार के हैं, बस एक बार लर्न हो गए तो ऐसा नहीं है कि अगले बार कभी भी जब एग्जाम दोगे या फिर किसी और चीज की फर्दर आपने प्रिपरेशन की, कुछ और एग्जाम दी कभी लाइफ में, तो ये चेंज हो जाएंगे। ये हमेशा सेम रहेंगे, आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो कुछ टाइम पर ऐसा होता है जब हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, बट अगर हम एक बार मेहनत कर लेते हैं तो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए उनके बारे में बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी पोर्ट, इनमें से कौन सा सी पोर्ट नहीं है। पारादीप, हल्दिया एंड धामरा इज अ सी पोर्ट, बट डायमंड हार्बर इज नॉट अ सी पोर्ट। जो डायमंड हार्बर है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के ऊपर वहां नहीं है जो सी को टच करता है। जैसे ये वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल के उस एरिया पर नहीं है जो समुद्र को टच करता। वेस्ट बंगाल के अंदर एक नदी के ऊपर बना हुआ है डायमंड हार्बर, जो कि एग्जाम ने पूछा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है डायमंड हार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट मैंने नाम बताया था, दीनदयाल पोर्ट मतलब कांडला पोर्ट, ठीक है। तो कांडला पोर्ट का नाम चेंज करके क्या रख दिया, दीनदयाल पोर्ट। एंड दीनदयाल पोर्ट इज सिचुएटेड इन गुजरात, ठीक है। सो दीनदयाल पोर्ट कहां पर है, गुजरात के अंदर है। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इसे जाता था कांडला पोर्ट के नाम से। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा ये ऊपर ऊपर है, बट पंजाब जो है उसकी पॉपुलेशन कंट्री में बहुत कम है। जो मैंने आपको सर्कल बताया था उस सर्कल के अंदर चल के देखते हैं।
ये देखिए पंजाब यहां पर आता है, इट कंप्राइजेस ओनली 2% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो जितने भी हमारे पास ऑप्शन थे उन ऑप्शन में से सबसे कम क्या था, पंजाब। तो पंजाब हमारा वहां पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप पोर्ट इज ऑन द डेल्टा ऑफ, पारादीप पोर्ट जो है, पारादीप पोर्ट इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। पारादीप जो पोर्ट है वो उड़ीसा के अंदर है एंड इट इज सिचुएटेड एट द डेल्टा ऑफ महानदी रिवर। महानदी रिवर जो कि दंडकारण्य के वनों से निकलती है और अपना वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, उसी रिवर के डेल्टा पर पारादीप पोर्ट बना हुआ है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपहोल्ड इज अ रॉक। ये मैंने जियोमॉर्फोलॉजी से पूछ लिया, चेक करने के लिए कि आपको याद है कि नहीं है, कि जब दो रॉक आपस में आकर कोलाइड होती है तो कोलिजन के कारण जब रॉक ऊपर जाती है, मतलब जब दो रॉक्स आपस में आकर कोलाइड होती है और कोलिजन के बाद जब माउंटेन बनती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एंटीक्लाइन। क्या कहा जाता है उसे, एंटीक्लाइन। और जब दो प्लेट आपस में कोलाइड हो और वो नीचे की तरफ जाए तो इसे कहा जाता है जियो सिनक्लाइन या फिर सिनक्लाइन। ठीक है, जब दो प्लेट आपस में कोलाइड हो और वो नीचे की तरफ दबने लग जाए तो उसे कहा जाता है जियो सिनक्लाइन या फिर सिनक्लाइन। और जब दो प्लेट आपस में कोलाइड हो और वो अपवर्ड मूव करे तो उसे कहा जाता है एंटीक्लाइन। तो अपहोल्ड को कहा जाता है एंटीक्लाइन। अब मेजर पोर्ट्स है और उनकी लोकेशन हमें बताना है। कोलकाता, कोलकाता का जो पोर्ट है वो कहां पर बना हुआ है, तो कोलकाता का पोर्ट इज ऑन हुगली रिवर, तो ये एक रिवर साइड पोर्ट हुआ। मार्मुगुआ पोर्ट कहां पर है, मार्मुगुआ मतलब गोवा, ये यहां से याद रख लेना। मार्मुगांव पोर्ट कहां पर है, गोवा के अंदर है। और जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर रिवर्स एस्चुरीज बनाती, वहां पर डेल्टा नहीं बनाती, तो बी का वो हो जाएगा फोर्थ ऑन द एंट्रेंस ऑफ एस्चुरी। विशाखापट्टनम मैंने क्या बोला था, लैंडलॉक्ड डीपेस्ट पोर्ट है, ये हो गया। ठीक है, और पारादीप पोर्ट एट दी डेल्टा ऑफ महानदी रिवर। सपोज करते हैं यहां पे मानते हैं कि आपको मार्मुगुआ पोर्ट के बारे में ये नहीं पता कि दैट इट इज एट दी एंट्रेंस ऑफ एस्चुरी, बट अगर आपको ये तीनों के बारे में पता है तो इन तीनों के बारे में पता होने के साथ साथ आप इसे कैसे कर सकते हो, आप इसे सोल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। एलिमिनेशन मेथड मतलब जो करेक्ट है उनको टिक कर दो और फिर यहां पर चेक कर लो, तो चेक करने से आपको फोर्थ ऑप्शन यूं ही पता चल जाता है। तो क्या है हमारा 3 4 1 2, 3 4 1 2, इट मींस बी विल बी दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज रिकॉर्डेड नेगेटिव ग्रोथ रेट। बहुत बार मैंने बता दिया आज कि कौन से इंडियन स्टेट के अंदर नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है, सो इट इज नागालैंड। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना इज रिलेटेड टू, डिस्कस किया था हमने भारतमाला प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, सिंपल है, भारतमाला प्रोजेक्ट क्या इंडियन रिवर्स को जोड़ने के लिए है, बिल्कुल नहीं। नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे, वेरी ट्रू, नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट बनाया गया। इंडियन रेलवे नहीं, और इंडस्ट्रियल रीजन नहीं, तो इसका आंसर होगा बी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था भारतमाला किस चीज से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू दी नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन इज लोकेटेड इन, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है, सो इट इज लोकेटेड इन कोलकाता। वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बना हुआ है। यहां पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारे फैक्ट्स धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। अगर जो नहीं होते उन्हें बार बार लिख लिख कर देखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन स्पेशली कहां से पूछे गए, एक तो पोर्ट से जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, पोर्ट्स के बाद दूसरे क्वेश्चन पूछे गए वाटरवेज, और वाटरवेज के बाद रेलवे जोन के ऊपर। तो ये जब जैसे ही हम लर्न कर लेते, ये हमारा एक स्कोरिंग लेक्चर बन जाता है, एक स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो आज का प्रेजेंटेशन, आज का टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट होता है। जय हिंद।